हमारे साथ डॉक्टर प्रमेन महेश्वरी हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, बरेली शहर के बहुत मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेन महेश्वरी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बिटिया डॉक्टर बन गई। एक बहुत पिता को कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डेफिनेटली किसी भी पिता को बहुत अच्छा लगता है। पूरे संसार में शायद यही रिश्ता ऐसा है, जब उसके बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं, अन्य लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आप उनसे कंपटीशन फील करते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। हमने कभी नहीं सोचा था, जब हमारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कि अपूर्वा कभी भी इतनी अच्छी रैंक लेकर आएगी कि हमारा पूरे देश में नाम होगा। तो ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जो हम लोगों को अपूर्वा की वजह से मिली है। आज पूरी दुनिया हमें बधाई दे रही है। सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों में रहने वाले मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपूर्वा की इस कामयाबी पे हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। तो मुझे इट इज़ एन आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग। डॉक्टर साहब, एक लंबा सफ़र आपने तय किया चिकित्सा क्षेत्र में। आपके तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके समय की जो एजुकेशन थी और उसको करने का, उसके अचीवमेंट्स का, उसमें उसके पेपर्स क्लियर करने का क्या तरीका होता था, और अब क्या तरीका होता है, और कितना डिफरेंस आया है, कितनी कठिनाई या कितनी सरलता आई है? अभी मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, मेडिसिन में हर चीज़ लगभग 5 से 10 वर्ष बाद बदल चुकी होती है। नई नई बीमारी आ जाती हैं, नई दवाइयाँ आ जाती हैं, नई जांचें आ जाती हैं, पेशेंट्स के इलाज करने की नई टेक्निक्स या विधियाँ आ जाती हैं। तो हम जिस समय में पढ़ते थे, आज से 25 से 30 साल पहले, और आज के ज़माने में बच्चों की एजुकेशन बहुत मॉडर्न, आधुनिक हो चुकी है। उनको पढ़ाने के तरीके आधुनिक हो चुके हैं, वो जिस चीज़ पे काम करते हैं, इलाज करने के तरीके आधुनिक हो चुके हैं। तो एक कन्वेंशनल मेडिकल एजुकेशन आज बिल्कुल मॉडर्न होके बदल चुकी है। अगर कोई ये सोचे कि हम पुरानी किताबों के भरोसे बैठ के ही मेडिकल एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया की हेल्प से, इंटरनेट की मदद से, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपके पास स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, आपके पास स्मार्ट प्रोजेक्टर्स होते चीज़ें, हैं, प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्टर्स होते होते हैं, स्मार्ट आपके पास टूल्स होते हैं, जिनकी तरह से आप एक जगह पर बैठे हुए, विदेशों में बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। आप एक क्लाउड कॉलेज बना सकते हैं जहाँ पर बैठ के आपके पास डिस्कशंस हो जाएं, और दुनिया में कहीं कुछ भी मेडिसिन में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, उस पर आप अपनी ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं। उसमें आप उनके साथ चर्चा का विषय बनकर अपनी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये आजकल तो जो मेडिकल स्कूल या मेडिकल कॉलेजेस में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, देश के जो बहुत प्रीमियर कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, ताकि एक वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकले और समाज की सेवा कर पाए। अभी हमने क्लाउड क्लासेस की बात की। अभी मैंने अपूर्वा से एआई के विषय में भी पूछा। ये किस तरह से सर हेल्पफुल होती है? इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, हमारे लोगों, दर्शकों को ये पता चले कि एआई आगे चल के भविष्य में इस तरह से चिकित्सा क्षेत्र के लिए और पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। मैंने जैसे भी बताया भी कि मेडिसिन एक एवर चेंजिंग फील्ड है, हर 5-7 साल बाद नई टेक्निक्स आ जाती हैं। तो अभी जो एक क्लाउड कॉलेजेस, क्लाउड क्लासेस की बात चलने लगी है, हम बात करते हैं क्लाउड आईसीयूज़ की। जैसे एक छोटी छोटी सी बात करें कि कहीं पर पेशेंट गंभीर स्थिति में किसी भी अस्पताल में, किसी भी छोटे शहर में हो सकता है, लेकिन अगर वो देश के कुछ ऐसे डॉक्टरों के साथ, ऐसे अस्पतालों के साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहां क्रिटिकल बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से किया जाता है। जैसे कोई माने एम्स का अस्पताल, दिल्ली के कुछ बच्चे डॉक्टर्स के साथ आपका एक ग्रुप बन जाता है इंटरनेट पे, जिसको हम लोग क्लाउड आईसीयू बोलते हैं या क्लाउड कॉलेज बोल सकते हैं, जहाँ पर आप उनके साथ रोज़ाना मरीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उनके साथ उन गंभीर बीमारियों पे जिन पर आपका एक्सेस नहीं है, लेकिन कम से कम आप उनको पहचान पाएँ और सही समय पर मरीज़ को सही एडवाइस कर पाएँ। इन सब के बारे में विषय में बात की जा सकती है। कभी कभी बहुत सारे छोटे बच्चों का जो इलाज होता है, जिनको हम पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, उन बाल रोग विशेषज्ञों ने पूरे देश में अपना एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ होता है कि जहां सीनियर डॉक्टर्स अपने जूनियर डॉक्टर्स को गाइड कर सकते हैं कि ये बीमारी ये भी हो सकती है। मेडिसिन एक ज्ञान का फील्ड है। समय के साथ, अनुभव के साथ धीरे धीरे आप मरीजों का इलाज करते करते आपको चीज़ें आती हैं, सीखते हैं। इट इज़ एन एवर लर्निंग फेज। तो जो इंटरनेट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो ये क्लाउड फिजिशियंस के ग्रुप्स होते हैं, ये मरीजों के इलाज को और बेहतर और मॉडर्न करने के लिए बहुत कामयाब है।
सर अभी जैसे बीच में रोबोटिक्स की बात हुई थी कि रोबोट्स आगे इलाज करेंगे, मैंने कहीं पढ़ा था। सपोज़ मुझे इलाज कराना है, तो मुझे ये भय लगेगा कि कोई मशीन मेरा इलाज कर रही है या ऑपरेशन कर रही है, तो वो गलती कर देगी तो मेरा नुकसान ज़्यादा हो सकता है बदस्पत एक व्यक्ति के। इस विषय में क्या थोड़ा, ये जो भय है ये कैसे निकलेगा? रोबोटिक सर्जरी एक ज़ीरो एरर पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि कोई मशीन किसी का इलाज करती है, ये हमारे डॉक्टर्स के हाथ में आने वाला एक टूल है। रोबोट इज़ अ टूल। जैसे हम विभिन्न औज़ारों से, विभिन्न उपकरणों से मरीज़ों के इलाज करते हैं, किसी का चश्मा बनना होता है, तो वो कुछ मशीनों की सहायता से उसकी आँख का विज़न का क्या कमी है वो नापी जाती है, तब किसी का चश्मा बनता है। किसी की हड्डी का कोई ऑपरेशन करना होता है, तो किसी का घुटना बदलना होता है, तो वो कितना एक्यूरेसी से काम होगा उतना जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। किसी को कितना बड़ा चीरा लगाना है, अगर वो चीरा 10 इंच का लगना है तो कैसे लगेगा, और वही चीरा अगर हम 10 सेंटीमीटर में से काम करके काट सकते हैं, तो ये कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। तो आज उस ज़ीरो एरर पॉलिसी के लिए, उस ज़ीरो एरर प्रोसीजर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की सहायता से हम लोग ये सब काम करते हैं। तो कोई मशीन ऑपरेशन नहीं कर रही है, कोई रोबोट ऑपरेशन नहीं कर रहा है, बल्कि रोबोट एक टूल है, एक मशीन है जिसके पीछे एक डॉक्टर इलाज कर रहा है। देयर इज़ अ मैन बिहाइंड दैट मशीन। तो ये हमेशा डॉक्टर्स ही होते हैं जो रोबोट्स की सहायता से आपका बढ़िया से बढ़िया इलाज करेंगे। तो अभी आप राजनीति में भी हैं, और राजनीति में भारत जो इस समय मौजूदा सरकार है उस पर बड़ा सपोर्ट है आपको। क्या लगता है चिकित्सा प्रणाली को लेकर मौजूदा सरकार कैसे काम कर रही है, कितना काम कर रही है, और आपको क्या लगता है कि इनका विज़न इस फील्ड में कैसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी डॉक्टरी फील्ड को लेकर कई लोगों में थोड़ा सकचाहट है, वो कैसे निकलेगी? या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा बेनिफिशियल चीज़ आ रही है जो इन आने वाले स्टूडेंटों और या आने वाले डॉक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी? इस देश में 2014 के बाद से जितने ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, जितने बदलाव आए हैं, इस देश में अभी तक नहीं आए थे। और वही मेडिकल एजुकेशन में और मेडिकल फील्ड में भी, इलाज में भी और बच्चों की मेडिकल शिक्षा में भी बदलाव हुए हैं। आप देखिए इस देश में कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, नाम मात्र को कॉलेज हुआ करते थे। आज अगर हम पूरे देश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, लगभग इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी आ गई है। और कुछ ही समय में, पिछले 7 वर्षों में अनेकों मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया गया है। पुराने मेडिकल कॉलेज में अगर 100 सीटें होती थी, उन 100 सीटों को 250 सीटों तक लेके जाया गया है। नई नई एमआरआई मशीन्स लगाई गई हैं, ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं। गोरखपुर जैसी जगह में जहां इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार से बच्चे, हर वर्ष हज़ारों बच्चों की, लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, आज वहां पे एक नया एम्स बना के उस इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल कर लिया गया है और वहां मृत्यु दर ख़त्म हो चुकी है। डेंगू में पेशेंट्स ब्लड की कमी से, प्लेटलेट की कमी से मर जाते थे, आज अनेकों ब्लड बैंक बना दिए गए हैं जहाँ स्वैच्छिक रक्तदान की सहायता से सरकार ड्राइव करती है। तो बहुत सारे काम इस सरकार में आए हैं। और आयुष्मान योजना का मैं यहाँ पर ज़रूर उल्लेख करूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बना के इस देश में दी है, जहाँ के गरीब मरीजों का उपचार बिल्कुल निशुल्क, कम पैसों, कम खर्च में और निशुल्क स्थिति में बड़े से बड़े अस्पताल में किया जा सकता है। और आज पेशेंट आराम से, जो उस कार्ड का होल्डर है, जो पात्र है, वो किसी भी बड़े अस्पताल में जाके बढ़िया से बढ़िया एंजियोग्राफी, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, बोन ट्यूमर के इलाज या जो भी कोई इलाज हो सकते हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं और वो अपना करा सकता है। तो ये इस सरकार ने मरीज़ों का और ऐसे ही मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया है। हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो अगर आप अभी आपने बताया यूपी में हर ज़िले में लगभग लगभग एक बड़ा कॉलेज खुल गया है, मेडिकल कॉलेज। बरेली की अगर हम तरफ देखते हैं तो बरेली में कितने कॉलेजेस हैं? क्या यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए? बरेली में फैसिलिटी हैं या नहीं है? और किस तरीके के इलाज यहाँ पर, किस लेवल के इलाज हो रहे हैं? बरेली एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है। वो मेडिकल एजुकेशन हब भी है और मेडिकल हब भी है। मतलब यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं और मरीज़ों के इलाज के लिए भी बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। मैं आईएमए का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और इस वक्त उत्तर प्रदेश जो हमारा स्वास्थ्य आयोग है, चिकित्सा आयोग है, उसका मैं सदस्य हूँ। इस वजह से हम लोग जानते हैं कि बरेली की स्थिति पूरे प्रदेश में टॉप रैंक्स पे आती है, जहाँ पर इलाज से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं। 3 बड़े मेडिकल कॉलेज होना, करीब 10 से ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस होना, होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण सरकारी बन ही रहा है, फिर बहुत सारे फार्मेसी, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस, पीजी क्लासेस,
डीएनबी क्लासेस, इन सब को मिला के एक पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे चलते हैं, जहाँ ईसीजी के टेक्नीशियन की, न्यूरोलॉजी के टेक्नीशियंस की, और आईसीयू टेक्नीशियंस की, लैब टेक्नीशियंस की, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब अगर हम देखें तो एक साल में करीब 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा मेडिकल छात्र बरेली में एडमिशन लेते हैं और एक समय में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और ये फिर पूरे देश में जाएंगे और कुछ ना कुछ डॉक्टर्स से लेके, पैरामेडिकल स्टाफ से लेके, नर्सिंग से लेके, कहीं ना कहीं अस्पतालों से संबंधित कामों को करेंगे। तो इस हिसाब से बरेली एक बहुत बड़ा मेडिकल एजुकेशन हब है, जहां अनेकों चिकित्सा संबंधी कोर्सेज को करने के लिए बच्चे देश विदेश से बरेली में आते हैं। पहले ऐसा होता था कि बरेली के बच्चे अपनी मेडिकल एजुकेशन करने के लिए बरेली से बाहर पूरे देश में जाते थे। आज स्थिति ये बन गई है कि देश के विभिन्न हिस्सों के, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल से, गुजरात से, कर्नाटक से, बंगाल से बच्चे मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए बरेली आते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या कोई ऐसी फील्ड है जो बरेली में अभी नहीं है चिकित्सा क्षेत्र में, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, सरकार से बात करेंगे या कर रहे हैं? कुछ ऐसा आना चाहिए बरेली में, या एटलीस्ट यूपी में आना चाहिए, जिससे उस चीज़ की सुविधा और लोगों को मिले? वैसे तो आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्या कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ ऐसा कमी है? मैंने बताया भी, देखिए ये तो एक एवर चेंजिंग फील्ड है। हम अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है। वहाँ वो रिसर्च होती है, वहाँ चीज़ें बनती हैं, नई दवाइयाँ बनती हैं, और फिर वो कुछ 200 साल बाद, 5 साल बाद बरेली में या यूपी में या इंडिया में आ पाती हैं। आपने कोरोना का वैक्सीन का देखा, भारत की रिसर्च एनालिसिस और रिसर्च विंग डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट की इतनी स्ट्रांग थी कि पूरी दुनिया में जो काम देशों में हुआ, उससे ज़्यादा स्पीड से भारत ने अपनी 2 वैक्सीन्स आरएनडी के थ्रू बना ली, और पूरी दुनिया में खुद अपने देश में लगाई, 2-2 डोजेज़ लगाई, और पूरी दुनिया के अनेक देशों को निःशुल्क बांटी भी। तो ये हिंदुस्तान की, ये भारत की एक तासीर है कि हम अच्छे काम को जल्दी कर पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि जो विदेशों में बहुत अच्छी हैं, इसके लिए हमें कभी कभी विदेशों की तरफ देखना पड़ता है, नई दवाइयाँ बनने, नई मशीनें बनने, क्योंकि वहाँ मशीनें बनाना, एमआरआई मशीन बनाना, पहले पूरे देश में जो एमआरआई की मशीन थी वो जर्मनी से इंपोर्ट पानी के जहाज़ से होके आती थी। आज ये सब चीज़ें यहाँ बनने लगी हैं। तो इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से चीज़ें ईजी हुई हैं। भारत के लोगों की लर्निंग पावर्स बहुत अच्छी हैं, भारत के डॉक्टर्स की परिश्रम करने की शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। ये जैसे मेरी बेटी ने अभी नीट क्वालिफाई किया, इतनी बड़ी रैंक लाई है, तो निश्चित रूप से ये बच्चे जब फील्ड में उतरेंगे डॉक्टर बनकर, तो ये समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये जो आज स्थितियाँ बन रही हैं, मैं समझता हूँ हर 10 साल बाद, 5 साल बाद एक वैक्यूम आ जाता है कि भाई ये चीज़ और हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। तो और इंडिया में वो फैसिलिटीज़ हम लोगों को रिसर्च की और ट्रेनिंग की बढ़ानी होंगी, ताकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलें और वो पेरिफेरल एरियाज़ में, गांव देहात तक जाके एक विशेषज्ञ स्पेशलिटी इलाज प्रदान करें। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, उसका जवाब एक मिथ के बारे में पूछना चाहूँगा। कोरोना की आपने बात की, तो हर व्यक्ति ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, 99.9 लोगों ने लगवाई होगी, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस समय हार्ट फेलियर्स के कई सारे केसेस हो रहे हैं, उसमें या कोई और गंभीर बीमारी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना की वैक्सीन का हाथ है। ये बहुत लोग कहते हुए पाए गए। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है कि लोगों का ये मिथ दूर हो पाए, और आप इसको क्लियर करिए कि कैसे ये लोगों का मन का भ्रम दूर हो। हमारे यहाँ कुछ अननोन कारणों से कुछ यंग डेथ्स बहुत पिछले 2-3 वर्षों में देखी गई, जिसमें किसी कारण का पता नहीं लग पाया, और वो कम उम्र के लोग थे। तो लोगों को ऐसा लगा क्योंकि एक बड़ी महामारी अभी होके चुकी है, उस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर ये देखने में आया कि लगभग हर देश में ऐसा हुआ। सिर्फ कोरोना की वैक्सीन से अगर होना चाहिए था, कोवैक्सीन से अगर होना चाहिए था, कोविशील्ड से होना चाहिए था, तो इंडिया में ही होता। लेकिन लगभग हर देश में इस तरह की अननोन डेथ्स देखी गई। तो फिर वैक्सीन के बजाय ऐसा लगा कि शायद कोरोना जिन जिन को हुआ था, ऐसा हो सकता है उनके साथ हुआ हो। उन्होंने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया, फिर भी उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ हो। लेकिन अभी ये रिसर्च का विषय है। सबसे पहली बात तो ये थी कि कोरोना में भारत का मैनेजमेंट, इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद जो जन हानि हुई वो बहुत कम थी। हम दूसरे देशों को देखें जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, वहाँ पर जो जनहानि का प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा था। उन लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज में अपनी इतने बड़े देश की जनसंख्या का इलाज करना, उनको वैक्सीन को बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, सरकारी सिस्टम की सहायता लेते हुए पूरे देश को वैक्सीन 2-2, 3-3 बार लगा देना, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा, और पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश मॉडल बना, और विदेशों में इस मॉडल को सराहा भी गया।
टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा मॉडल बन के आके सामने आया। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा, अभी तक हम उनका पूरा कारण नहीं जान पाए हैं कि ये जो अनडायग्नोज्ड डेथ्स हुई हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से वैक्सीन की वजह से नहीं हुई हैं, क्योंकि ये डेथ्स दूसरे केसेस में भी देखी गई, दूसरे देशों में भी देखी गई, और हम इसलिए किसी एक दवाई को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट था। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी, जो कि गंगाचरण आर्यवत गंगाचरण हॉस्पिटल के संचालक हैं, और इन्होंने हमें हमारे बहुत सारे सवालों को जवाब दिया। संभवतः आप लोगों की ये मिथ, ये भ्रम भी दूर होगा कि कोरोना की वैक्सीन के उपरांत ही कुछ ना कुछ मेडिकल की में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी और इनकी बिटिया डॉक्टर अपूर्वा महेश्वरी, ये दोनों लोग मिलकर इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करते रहें, लोगों का इलाज करते रहें, लोगों के दिलों में घर बनाते रहें, और डॉक्टर साहब ऐसी अपनी चिर परिचित मुस्कान से हम सब के हृदय में निवास करते रहें। इसी शुभ भावना के साथ हम सब बरेली लाइव की टीम से आप डॉक्टर साहब, आपको और बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।